हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अजय बोकिल साहब, मध्य प्रदेश के जो संभावित मंत्रियों के नाम हमारे सामने हैं वो भी मैं पहले बता देता हूं। मध्य प्रदेश से 5 चेहरे बताए जा रहे हैं शामिल हो सकते हैं। पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और करीब 8 लाख वोटों से चुनाव इस बार जीतते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको फिर से शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक का नाम है, सावित्री ठाकुर का नाम है और दुर्गा दास उइके। ये 5 नाम संभावित तौर पर माने जा रहे हैं कि इनको शामिल किया जा सकता है मध्य प्रदेश से, जिनमें 2 ओबीसी हैं, 2 एसटी हैं और 1 एससी वर्ग से बताए जा रहे हैं। तो अजय जी, थोड़ा मैं समझना चाहता हूं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि जो 5 नाम हैं ये मैसेजिंग के लिहाज से, क्योंकि जो मंत्रिमंडल चुना जाता है उसके जरिए कई मैसेज देने का प्रयास होता है, चाहे वो क्षेत्रवार हो, चाहे जातिगत के लिहाज से देखा जाए। तो इन 5 नामों को आप कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश 29 की 29 सीटें दिया है इस बार, देखा जाए लोकसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर, तो इन नामों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में बढ़ा है। पहले मध्य प्रदेश से जो बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीती थी, तो 3 मंत्री केंद्र में थे, और अब जब चूंकि 29 की 29 सीटें जीत करके बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल 5 जगह मिलने जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, ये उसका सम्मान है और ये अपेक्षित भी था कि मध्य प्रदेश को उतना प्रतिनिधित्व मिले। अब सवाल ये है कि जो चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, उसमें पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का था, और ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को अगर मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर निकाला जा रहा है तो केंद्र में उनका बहुत सम्मानजनक पुनर्वास होगा। तो इस हिसाब से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये स्वाभाविक ही है। अब देखने की बात यह है कि उनको विभाग कौन सा दिया जाता है। पर मेरा मानना यह है कि बहुत कोई अच्छा विभाग ही उनको मिलेगा। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि शायद नरेंद्र सिंह तोमर का जो विभाग खाली हुआ वो शिवराज सिंह चौहान को मिल सकता है। वैसे भी 5 बार कृषि कर्मण 5-6 बार अवार्ड ले चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में खेती में उन्होंने काफी काम किया, तो हो सकता है कि विभाग मिले। लेकिन अब ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि क्या देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई सम्मानजनक विभाग ही मिलेगा। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, तो वो उनको इस बात का श्रेय जाता है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पहले ही कमजोर थी, उसको और ज्यादा कमजोर करने का काम उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल होकर के किया है। उसका नतीजा ये सामने है, 29 सीटों का जो सफाया बीजेपी का है, तो उसमें उनकी भी भूमिका है। और वैसे भी जो वो पहली बार मतलब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, तभी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी और उन्होंने सिविल एविएशन के रूप में बड़ा काम किया। खास करके एयर इंडिया का जो सौदा हुआ था, वो जो लंबे समय से लटका हुआ था, तो वो सिंधिया जी के आने के बाद ही हो पाया है। तो मेरे ख्याल से उनके भी नंबर प्लस हैं। 3 नए चेहरे हैं। एक और अपेक्षित चेहरा ये था कि भगत सिंह कुलस्ते को शायद फिर से मंत्रिमंडल में लिया जाए, क्योंकि वो 8 बार से सांसद रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनको ड्रॉप करके नए चेहरे को मौका दिया गया। दुर्गालाल उइके जो है, उनका ड्रॉप होने के कारण क्या विधानसभा चुनाव में हार रही? नहीं, अगर ये आप कहेंगे तो फिर अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीता है, लेकिन कुछ विवादों में भी रहे हैं। वो एक बड़ा कारण ये है मेरे ख्याल से, इस कारण से उनको ड्रॉप किया गया है। और लंबे समय तक वो मंत्री रहे हैं केंद्र में, तो अब नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है। अब ये भी आदिवासी हैं, दुर्गालाल उइके बैतूल से हैं और पहले शिक्षक रहे हैं। ये भी दूसरी बार जीते हैं। 2 आदिवासी, सावित्री ठाकुर भी आदिवासी हैं। इसमें खास बात सौरभ जी ये है कि जो 5 में से 3 मंत्री हैं, इनका तीन का संबंध नर्मदा से है। शिवराज सिंह चौहान का जो पैतृक गांव है जैत, वो भी नर्मदा किनारे है। सावित्री ठाकुर ये नर्मदा पट्टी की हैं और दुर्गालाल उइके ये भी नर्मदा पट्टी के एक तरह से माने जा सकते हैं। तो ये एक संयोग इसको अपन कह सकते हैं। जातिगत समीकरण की जो बात है, एक केवल मुझे लग रहा है कि वीडी शर्मा जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये माना जा रहा था कि शायद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पर ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरणों के चलते शायद वो शामिल नहीं हो पाए हैं। ये उनको आगे क्या काम दिया जाता है देखने की बात है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में समाप्त हो रहा है। नड्डा जी के साथ वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। तो केंद्र में उनकी क्या भूमिका होगी, उनको कोई पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है, देखने की बात है। सावित्री ठाकुर को इसलिए लिया गया है कि मेरे ख्याल से आदिवासी भी हैं और दूसरे महिला चेहरा भी हैं और दूसरी बार की सांसद हैं। वो बीच में जरूर उनको एक बार ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन फिर से टिकट दिया, वो जीत गई इस तरह से। तो जातिगत हिसाब से 2 ओबीसी के हैं, क्योंकि सिंधिया जी हालांकि महाराज जरूर है, लेकिन वो उस कुणबी जाति से आते हैं जो ओबीसी में आती है। तो और शिवराज तो है ही खैर ओबीसी में। तो बीजेपी ने अपना ओबीसी वोट बैंक सॉलिड रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए भी 2 चेहरे इस तरह भेजे हैं।
आदिवासियों में मध्य प्रदेश में बीच में थोड़ा सा जरा उनका समर्थन थोड़ा गड़बड़ाया था, कमजोर लेकिन हुआ। अभी विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने फिर से अपना वोट बैंक वापस पा लिया है। तो जाहिर है कि दो चेहरे जो है आदिवासी हैं, उनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मतलब यूपी और बिहार की राजनीति से अलग एससी और एसटी मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ लगातार बना हुआ है। खाली 2018 के चुनाव में जरूर थोड़ा झटका लगा था उनको विधानसभा में, लेकिन उसके बाद फिर वापस वो वोट बैंक आ गया है उनके पास। तो वीरेंद्र खट्टी भी पुराने सांसद हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, फिर से उनको मौका दिया गया जो एस बुदाय से। तो मेरे ख्याल से अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को मिला है। और अगर जातिगत आधार पर भी देखें तो जो कास्ट लगातार वोट कर रही है बीजेपी को, उनको सपोर्ट उनका बना रहे, इस लिहाज से भी मंत्रियों को चुना हुआ है। सबसे चर्चित नाम शिवराज सिंह चौहान का ही है और पंकज जी लगातार उनके नाम को लेकर चल भी रहा था कि वो कैबिनेट में क्या शामिल होंगे कि नहीं होंगे। मुख्यमंत्री पद से जब हटाया गया तभी चल रहा था कि क्या उनको तुरंत कैबिनेट में ले लिया जाएगा, मगर जब वो लोकसभा चुनाव लड़े और इतनी बड़ी जीत के साथ और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 29 की 29 सीटें लेके आए हैं, तो अब उनको कौन सा मंत्री पद मिलेगा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। क्या वो रक्षा मंत्री होने वाले हैं, क्या वो कृषि मंत्री होने वाले हैं? क्योंकि एक किस्सा शिवराज सिंह चौहान के बारे में 2014 का भी चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बुलाया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपको अपनी कैबिनेट में देखना चाहते हैं और कृषि मंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ठीक है, मैं विचार करके और अपने क्षेत्र के लोगों से बात करके आपको रिप्लाई करता हूँ। फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बताया जाता है कि उस दरमियान कुछ भोपाल और मध्य प्रदेश में अखबारों में खबरें छपी, जिससे ये क्लियर होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, भोपाल में रहना चाहते हैं, वो दिल्ली की राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। मगर देखिए कैसे समीकरण बदले, उनको मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब वो केंद्र में शायद मुझे लगता है कि उसी पद पर पहुंचेंगे। कृषि मंत्री बनते हैं, कौन से मंत्री बनते हैं, ये देखने वाला है। कि वो बेसिकली जो है वो अडवाणी कैंप के माने जाते हैं शिवराज जी। तो ये शुरू में जब अपने मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, तो उस समय 2013 का एक किस्सा बताता हूं मैं आपको। 2013 का जो चुनाव मध्य प्रदेश का विधानसभा का हो रहा था और उसको एक तरह से शिवराज जी लीड कर रहे थे। तो कुछ सभाएं यहाँ पर मोदी जी की, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कुछ सभाओं में ऐसा भी हुआ कि वो मोदी जी आए, उसके अंदर उन्होंने सभा को संबोधित किया, लेकिन शिवराज जी उन सभाओं में नहीं पहुंचे। तो कुछ सभाएं ऐसी हुई हैं। तब ये मान के चल रहे थे कि शायद इनको प्रोजेक्ट तो कर दिया गया है, लेकिन ये इनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अडवाणी कैंप मान के चल रहा था कि ठीक है अभी दबाव के तहत या आरएसएस के कारण ये कर दिया गया, लेकिन ये चूंकि अटल जी जैसा व्यक्ति 182 से आगे बीजेपी को नहीं ले जा पाया था, तो अब मोदी जी कितना इसको गाड़ी खींचेंगे आगे, ऐसा एक जनरल एजम्पशन था इस तरह का। तो उस समय उनको इतनी तवज्जो शायद नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी, या बाद में जो स्थितियां बनी। और उसके 2014 के बाद तो फिर धीरे धीरे शिवराज जी ने सरेंडर कर दिया और एक तरह से मोदी जी को अपना नेता मान लिया। और आखिरी में जब चौथे कार्यकाल के अंदर तो लगभग ये था कि उनको ईश्वर ही मानने लगे थे, भगवान की तरह उनको मानने लगे थे जो उन्होंने कहा। बिल्कुल, एक दौर वो भी था कि आडवाणी जी के भाषण बड़ा वायरल हुआ था। जब तय होना था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो आडवाणी जी ने एक सभा में मध्य प्रदेश में कह भी दिया था कि गुजरात तो वैसे भी विकसित राज्य था या विकासशील था, उसको बनाना उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना शिवराज जी ने इतना पिछड़ा राज्य था और उसको देखिए विकासशील बनाया या विकास की ओर खींचा या देश के टॉप 5 राज्यों में लेके आए। तो इस तरह की बात, वो भाषण बड़ा वायरल हुआ था। खैर, इतिहास है। वर्तमान की बात करें तो शिवराज सिंह जाते दिख रहे हैं कैबिनेट में। नहीं, मुझे तो साफ तौर पर दिख रहे हैं। और इनफैक्ट मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता के तौर पे मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा। तारीफ इसलिए भी करूंगा कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, जबकि ये सच बात है कि अगर एक बड़ी वजह जिस वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी वापस लौट करके आई, जबकि मध्य प्रदेश को लेकर के कहा जा रहा था कि बीजेपी हार भी सकती है, और बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई और उसमें शिवराज सिंह चौहान के लाडली योजना की चर्चा जबरदस्त तरीके से होती है कि एक बड़ी वजह जो जीत का कारक बनी थी वो लाडली योजना भी थी, और उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया और शिवराज सिंह चौहान कहीं भी विरोध करते हुए नजर नहीं आए। एक बीजेपी के अनुशासित सिपाही की तरह, और एक जो कहते हैं कि एक पार्टी के प्रति कोई निष्ठावान नेता या कार्यकर्ता जिस तरीके से बिहेव करता है उस तरीके से उन्होंने बिहेव किया।
और फिर से जनता ने व्यापक तरीके से जो भरोसा दिखाया शिवराज सिंह चौहान पर, तो वो किसी भी मंत्री पद के हकदार है, मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि बड़ा चेहरा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में उनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने विकास भी किया है। बीजेपी के मॉडरेट चेहरे के रूप में वो जाने भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी संप्रदाय या समुदाय के लिए इस तरह की बातें की हो जिसकी चर्चा देश के स्तर पे हुई हो। आपको याद होगा राजा मुराद उनको पीएम के तौर पर बेहतरीन उम्मीदवार मानते थे और इस तरह की बात भी उन्होंने मीडिया में की थी। इसलिए सवाल यह उठता है कि एक नेता के तौर पर, बीजेपी के अनुशासित सिपाही के तौर पर, एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल रहा है और जितना बड़ा कद है, तो और साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और बीजेपी 100% सीट वहां से जीत करके आ रही है, 29 सीटें, तो बड़ा क्रेडिट तो शिवराज सिंह चौहान को जाता ही जाता है। इसलिए उनको बड़ा मंत्रालय मिले तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ बड़ा उनको मिलने जा रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि उनका कद बहुत बड़ा है और उनके कद के हिसाब से उतना ही बड़ा मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्विंग है, उससे भी कहीं ज्यादा है मेरे